हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है, पॉलिटिकल साइंस हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, सेकंड, यानी कि एक दल के प्रभुत्व के दौर को हमने पढ़ा। लोकतंत्र की स्थापना में क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा, संविधान कैसे बना, और सबसे बड़ी चुनौती जो लोगों ने बड़ा उसको बताया कि बड़ा एक मजाक बन कर रह जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर वोट देगी, वो भी अनपढ़ पॉपुलेशन, वहां पर कैसे लोकतंत्र स्तंभित हो सकता है। ये एक अपने आप में आश्चर्यचकित कहानी और बात को हमने सुना और पढ़ा है, समझा है, क्लियर है। इसको हम देख रहे थे, मतदान के तरीके को हमने पढ़ा, लोगों के विचारों को हमने पढ़ा, और अमूमन 1951 के चुनाव को कैसे 1952 का चुनाव कहा गया। 6 महीने में चुनाव हुआ, सार्वभौमिक बस मताधिकार को सबको वोट देने के राइट्स उनको प्रोवाइड कराए गए, कैसे कैसे राइट्स मिलेंगे, महिला पुरुष सबको बराबर मताधिकार मिला। उस समय 16 वर्ष की आयु में सार्वभौमिक वर्ष मताधिकार को जगह मिली थी। लिए कितना? 16 वर्ष। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पर हम चल रहे हैं पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। कैसे है? पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले आम चुनाव के आपके नतीजे शायद ही किसी देश में अचंभे का हुआ हो। आशा यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लोकप्रियता प्रचलित कांग्रेस पार्टी थी। इस पार्टी को ही आपका स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। इन दिनों में यह एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राजनीति में सबसे कश्मीरी और करिश्माई नेता और लोकप्रिय थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी में भारी भरकम जीत से बहुमत आश्चर्यचकित हुआ। पार्टी लोकसभा के चुनाव में कुल मिलाकर 489 सीट में से 364 सीट जीती। इस तरह से किसी पार्टी की प्रतिद्वंद्विता के चुनाव का लगभग आगे निकल गया, और जहां सीटों पर हासिल हुई उनको सवाल था। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर थी। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दूसरे नंबर पर रही। ठीक, कुल 16 सीट जीती। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे। ये पहला ऐसा मौका था जहां पर लोकसभा और प्लस जो विधानसभा है, इनके जो चुनाव हैं वो इकट्ठा हुए थे। यही है एक राष्ट्र एक चुनाव का उदाहरण। चुनाव का उदाहरण क्लियर है। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव की बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोची आज के केरल का एक हिस्सा है, मद्रास, उड़ीसा को छोड़कर राज्य के कांग्रेस पार्टी अधिकतर ने जीत हासिल की। आखिरकार इन 3 राज्यों में से कांग्रेस की ही सरकार बनी। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस के पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। कैसे हुए? पहले आम चुनाव के बाद आपके प्रधानमंत्री। यह चुनाव मानचित्र में दिए गए, इस पर नजर दौड़ाना आपको लगेगा कि 1952-62 में कांग्रेस पार्टी ने किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ, तीसरा 1962 में। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में पुरानी स्थिति बरकरार रखी। 3/4 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी सीटें जीती और उसकी दशा में कोई विपक्षी नहीं था। विधानसभा के चुनाव में कहीं कांग्रेस पार्टी बहुत नहीं मिला। एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है, जहां 1957 में केरल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठन सरकार बना ली। केरल में सबसे पहले मार्क्सिस्ट यानी कम्युनिस्ट सरकार बनी, यानी केरल सबसे पहले उनसे निपट गया। एक ऐसा एक था मसले में का अपवाद मान ले, जहां कहा जा सकता है कि केंद्र और प्रांतीय सरकार कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। अब सोचिए पूरा कैसा था। ये सारा आपका पूरा जो संपूर्ण आपका नियंत्रण था वो उन पर गया। कांग्रेस पार्टी की जीत का आंकड़ा और दायरा हमारे चुनाव प्रणाली के कारण बढ़ चढ़ गया। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के तौर पर 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से 45% वोट हासिल हुए।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को 74% सीटें मिली। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। 1952 के चुनाव में कुल मिलाकर 110 और 3% पार्टी कहीं जीत सकती थी। आखिर ये कैसा हुआ? पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के नामक किताब पर सार्वभौमिक वोट पाने और उनको पढ़ने में इसे चुनाव लड़ी, और ये आपको सवाल भी इसमें देखने के लिए मिला। हमारे देश के चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाली पार्टी जीती। इसके तरीके अपनाए गए। कोई पार्टी बाकियों पार्टी की अपेक्षा थोड़ा वोट हासिल था, ठीक। दूसरी पार्टी वोट प्राप्त करने के अनुपात की तुलना में कहीं ज्यादा सीटें हासिल थी। यह चीजें सीटें कांग्रेस पार्टी के सक्षम थी। अगर हम सभी गैर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को जोड़ देते हैं तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास कुल वोट के इतिहास से कहीं ज्यादा होगा। गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा पार्टी उम्मीदवार में बटा। इस तरह बाकी पार्टियों की तुलना में ये आगे ज्यादा कहीं रहा। तो अब आप देखेंगे कि वोट का परसेंटेज भी बढ़ा और कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी अलग आती चली गई। ये एक व्यक्ति हुई है संविधान सभा की, राजकुमारी अमृत कौर, गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, कपूरथला के राज परिवार की थी और विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला। संविधान सभा की सदस्य, भारतीय संविधान में पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनी और 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री पद पर रही। तो ये भारत की पहली क्या थी आपका, आप देखेंगे पहली स्वास्थ्य मंत्री रही राजकुमारी अमृत कौर। उस जमाने में हेल्थ मिनिस्टर थी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर। क्लियर है? आगे देखते हैं। उस जमाने में छपा क्या था? पाकिस्तान रूल केरला। अब देखिए आप, पूर्व पाकिस्तान में स्वदेश शासन की मांग, केरल शासन में शीघ्र भूमि सुधार का कवच यानी कि लैंड रिफॉर्म की बात चली, क्योंकि यहाँ केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी। केरल में कम्युनिस्ट की जीत। 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद आपका चखना पड़ा और 1957 के मार्च महीने में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी केरल की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 सीट में से 60 सीटें जीत हासिल की और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन था। 60 ये मिली और 5 कैसे मिले? इंडिपेंडेंस जो आपकी गवर्नमेंट थी वो लोग मिले। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक EMS नर्मदापात को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया का पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए जीती थी। पहला मौका था पूरे विश्व में कि डेमोक्रेसी होने के बाद कोई कम्युनिस्ट पार्टी कहीं पर गवर्नमेंट बना रही है, और वो जगह कहाँ थी? भारत में, केरल स्टेट में। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के वायदे पर आई थी, कुछ क्रांतिकारी प्रगतिशील नीतिगत करेगी। कम्युनिस्ट का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई में निहितार्थ और धार्मिक संगठन है। 1959 में केंद्र की कास्ट में संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केरल कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया गया। अब यहाँ क्या लगा दिया? 356 लगा दिया, यानी कि राष्ट्रपति शासन आ गया, ठीक। अब बर्खास्त कर दिया गया। यह फैसला विवाद पर साबित हुआ। संविधान प्रदत्त अल्पकालीन शक्ति का दुरुपयोग पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग हुआ। अगस्त 1959 में मंत्रालय ने बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन नेतृत्व में MIC नंदू। अब देखिए, कांग्रेस मतलब जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी? राष्ट्रपति शासन लगा दिया करती थी कि जो यहाँ का शासन प्रशासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, ठीक। इस प्रकार के रूप में देखते हैं। अब है सोशलिस्ट पार्टी। क्या है? सोशलिस्ट पार्टी। वो क्या देखिए हमने? कम्युनिस्ट पार्टी। ये कौन है? सोशलिस्ट। अब देखिए, सोशलिस्ट पार्टी की जड़ को आजादी से पहले में उस वक्त ढूंढा जाता है। कैसे है? उस वक्त देखा ढूंढा जा सकता है। जब क्या था? जब कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चल रहा था। सोशलिस्ट मतलब जो आपके समाज को लेकर बात करें, समाज को लेकर चले।
सबसे पहले मुझे बताइए कम्युनिस्ट पार्टी आपको समझ आई नहीं आई, फिर उसके बाद हम लोग जो है आपका सोशलिस्ट पार्टी की तरफ चलेंगे। एक बार देख लीजिए, देख लिया इतना। अब इसके बाद कहानी है कम्युनिस्ट पार्टी की। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जन आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। खुद कांग्रेस के भीतर 934 में चुनाव कांग्रेस की एक युवा टोली ने किया। कांग्रेस में ज्यादा प्रबंधनकारी सामंतवादी नेता बनना चाहते थे। 1948 में 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस में दोहरी सदस्यता ना धारण कर सके, यानी कि कोई दोहरा मेंबर ना रहे। इसकी वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव के कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इस पार्टी के समर्थकों में बड़ी निराशा हुई। सोशलिस्ट पार्टी ने मौजूदगी में हिंदुस्तान में अधिकतर राज्यों में लेकिन चुनाव में छुटपुट सफलता पाई, यानी कि वो सफलता इनको नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी विचार को लेकर चल रहे थे, समाज को लेकर एक साथ चलने की बात करते थे ये लोग। देख लिया, आगे बढ़े। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचार में विश्वास करते थे। ठीक, इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे। कांग्रेस की आलोचना करते थे कि पूंजीवादी और जमींदारों का पक्ष ले रही है। यदि कांग्रेस क्या कर रही है, जो आपके पूंजीवादी हैं, पूंजीपति, उनका सपोर्ट कर रही है और आपका जमींदारों का। मजदूरों किसानों की उपेक्षा हो रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले की रचना है। समाजवादी खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी ने कांग्रेसियों में अपनी दूरी बढ़ा ली। तो नेता किसने करे? राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे, कांग्रेस की आलोचना करी। अन्य समाजवादी मसलन अशोक मेहता कांग्रेस के हल्के फुल्के सहयोगों की तरफदारी करते थे। ठीक, सोशलिस्ट पार्टी में कई टुकड़े हुए, कुछ मामलों में बहुधा मेला भी हुआ। इस प्रक्रिया में समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त प्रगतिशील पार्टी का नाम दिया। जयप्रकाश नारायण, आचार्य पटनन, अशोक नंदन, आचार्य देवदत्त, राम मनोहर लोहिया, एम.एन. जोशी, ये सब नेता अब आपके प्रमुख थे जो मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों में समाजवादी पार्टी, जनता दल और यूकेडी और भारतीय जनता सेकुलर सोशल पार्टी की जो छाप है ये इसमें दिखाई देती है। कैसी है ये सारी चीजें हमको आज भी इस सोशलिस्ट पार्टी में आपका हमें देखने के लिए कैसी मिलती है, इस सोशलिस्ट पार्टी में आपको देखने के लिए। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब कांग्रेस पार्टी की के प्रभुत्व की प्रकृति। भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजर रहा था। भारत में क्या था, एक ऐसा दौर समय आया जो केवल एकमात्र पार्टी थी देश में और उसी पार्टी का प्रभुत्व था, यानी कि वही सरकार बना रही है तो प्रभुत्व उसी का है। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नजर दौड़ाएंगे तो हम एक पार्टी के प्रभुत्व से उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच काफी बड़ा फर्क है, हमारे यहाँ अंतर है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत की कामयाबी है। मसलन चीन, क्यूबा, सीरिया और संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के देश शासन की अनुमति नहीं दी गई है। कुछ और देशों में जैसे म्यांमार, बेलारूस, एरिट्रिया एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी है और सैन्य उपाय के चलते कायम हुआ है। अब से कुछ साल पहले मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान एक पार्टी के प्रभुत्व वाले थे। भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व उदाहरण में कहीं अलग है। एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थिति में कायम हुआ है। अनेक पार्टी मुक्त और निष्पक्ष चुनाव का माहौल एक दूसरे की होड़ में है। ठीक,
और इनकी सहमति है। और दक्षिण अफ्रीकी में रंग भेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ हिस्सा इसमें दिखा। ऐसा ही दबदबा कायम हुआ भारत का उदाहरण है, जहां कुछ दक्षिणी अफ्रीका से मिलता जुलता है। मेरा जो एग्जाम्पल है वो भारत में मिलता हुआ है कुछ। कांग्रेस पार्टी की इस अवधारणा में जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की वारिस के रूप में देखा गया है। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पहले ही एक सुसंगठित पार्टी थी, बाकी दल अभी भी अपना राजनीतिक सोच रहे हैं। कांग्रेस अपना स्वाभिमान शुरू कर रही है। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास था और उसके बाद हुआ था। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। आजादी के वक्त पार्टी देश में चूहों और फैल चुकी थी। आप यह भी बताया गया कि मानचित्र में देख चुके हैं कि पार्टी एक संगठन नेटवर्क स्थानीय रूप तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी बात यह होती है कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आजादी के आंदोलन की अगुवाई कर रही थी और प्रकृति को समेटकर मेल झोल चलाना चाहती थी। क्या थी? कांग्रेस कहती है कि चलो भाई, हम जो भी चलेंगे आपका मिलजुल कर ही आपका सारे काम करेंगे, मिलजुल कर अपनी चीजों को चलाएंगे। अब एक नेता रहे हैं, उन नेता का नाम है रफी अहमद कदवई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता थे, प्रांतीय सरकार में मंत्री बने, 1946 में दोबारा मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में इन्हें खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में इनको किया है। ठीक, 1952 से 54 के बीच तक रहे। और आप एक शख्सियत का नाम और सुनेंगे, वो शख्सियत है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब मतलब बाबा क्यों लगा? इनके काम और इनकी विचारधारा से। ठीक, बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। नाम देखिए पूरा, बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर। जातिवादी विरोधी आंदोलन के नेता थे। दलित न्याय दिलाने के लिए संघर्ष की अगुवाई करी, इंडिपेंडेंट लेबर की स्थापना की, शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया का गठन किया, योजनाकार किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग के मेंबर भी बने और संविधान सभा के प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी के चीफ भी थे। आजादी के बाद नेहरू की मंत्रिमंडल में मंत्री बने और हिंदू कोड बिल के मुद्दे को लेकर असहमति जताई और 1951 में इस्तीफा दे दिया और उसमें हजारों अनुयायियों ने इन्होंने बहुत को अपना। क्लियर है? तो ये सारी चीजें पढ़ी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत